नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण खबरें लेकर आई हूं। एक जिससे नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ गई हैं या उड़ सकती हैं, ये कहा जा सकता है। और दूसरी खबर जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। एक है उन्हीं के खीमे से यानी कि एनडीए से, और दूसरी है विपक्ष की तरफ से या विपक्ष की, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसमें बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक ऐसी खबर की, एक ऐसे सर्वे की जो हाल ही में किया गया है, और ये साफ तौर पर ये बताता है कि कैसे नरेंद्र मोदी लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी इसमें बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सर्वे किसी और जगह के लिए नहीं बल्कि आने वाले सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन बिहार के लिए किया गया है, जिसमें पोल ट्रैकर ने ये सर्वे किया है। और जो सैंपल है वो काफी बड़ा लिया गया है, 5 लाख से ज्यादा का ये सैंपल है, जहां लोगों से ये पूछा गया है, खासतौर पे युवाओं से ये पूछा गया है कि उनकी पहली पसंद कौन है। और उन्होंने सीधे तौर पर इसमें राहुल गांधी का नाम लिया है। अगर हम बात करते हैं तो 47% युवाओं ने ये कहा है कि उनकी पहली पसंद राहुल गांधी है, और 39% युवाओं ने ये कहा है कि उनकी पसंद नरेंद्र मोदी है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के लिए ये कितनी परेशान करने वाली बात हो सकती है। ऐसे में जब उनको ये लग रहा है कि पहलगाम के बाद वो राष्ट्रवाद की अलख जगा रहे हैं, बिहार में उनके बैक टू बैक दौरे हुए हैं और फिर से वो बिहार जाने वाले हैं। डबल इंजन की उनकी सरकार है, तीसरे कार्यकाल का पहला साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने की, एक फीका सा जश्न सही, वो मनाने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कैसे देश के बारे न्यारे जो हैं वो हो गए हैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए। लेकिन आप ये देखिए कि जो हकीकत है उसमें से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है लगातार। और युवा, जो कि सबसे बड़ी आबादी है इस देश की, क्योंकि ये सबसे युवा कंट्री है और जिस पर नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा निगाहें होती हैं। आपको याद होगा जब पुलवामा हुआ था तो उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स से उन्होंने अपील की थी कि क्या वो पुलवामा के शहीदों के लिए वोट कर सकते हैं। इस बार का उनका वोट पहलगाम के शहीदों के लिए, पुलवामा के शहीदों के लिए होना चाहिए। तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी किस तरह से युवा वोट जो है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए हर तरह के हथकंडे वो अपनाते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी जो असल में, जो असली राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं के बीच जाकर उनके हर मुद्दे को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे सीधे तौर पर संवाद कर रहे हैं। वो जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी वो खत्म ही नहीं हुई है, क्योंकि हर कुछ दिन बाद वो किसी ना किसी मुद्दे पर युवाओं से, उनके जो ऐसे मुद्दे हैं जो उनके एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे वो बात करते हुए नजर आते हैं। और आपको पता ही है कि किस तरह से बिहार जो है वो किस स्थिति से फिलहाल गुजर रहा है। बेरोजगारी वहां पर चरम पर है, पेपर लीक और इस तरह के तमाम मुद्दे। ऐसे में युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए नींदें उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार का चुनाव है। हालांकि अभी कई महीने बचे हैं, लेकिन नवंबर में ये बताया जा रहा है, अक्टूबर नवंबर में वहां के चुनाव हो सकते हैं। और ऐसे में अभी कुछ ही महीने बचे हैं और ये सर्वे ये साफ तौर पर दिखाता है कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ राहुल गांधी का लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, ये भी पूछा गया है कि इंडिया गठबंधन या एनडीए कौन है पहली पसंद। तो उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 44.2% वोट परसेंटेज के साथ 126 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, 243 सीटें हैं बिहार में। और एनडीए जो है वो 42.8% के वोट शेयर के साथ 112 सीटों पर ही सिर्फ बढ़त बनाए हुए है। जन स्वराज को सिर्फ 2.7% और सिर्फ 1 सीट, ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है पीके के लिए, प्रशांत किशोर के लिए। और अदर्स को सिर्फ 8 सीटें और 10.3% का वोट शेयर। तो यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नीतीश कुमार का जादू सीधे तौर पर खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी बिहार में वो करिश्मा दिखा नहीं पा रहे हैं अभी तक। और लगातार आपने देखा कि पहलगाम की घटना के बाद
वो सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर तो आए, लेकिन वो पहलगांव या कहीं और जाते या किसी जो जो पीड़ित थे उनसे मिलते, ऐसा ना करके वो सीधे बिहार पहुंचे थे। और उसके बाद फिर वो बिहार गए और वहां जाके कहा कि मैंने वचन अपना निभा दिया। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि ये तमाम तरकीबें भी काम आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इस सब के बीच जो खबर है वो चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई है, जो प्रधानमंत्री के लिए या हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के लिए डराने वाली है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर बिल्कुल वही बात उन्होंने कही है लगभग जो इंडिया गठबंधन के दल कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता ही है, एम के स्टैलिन ने तो पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने सदर्न स्टेट के और इसके अलावा भी दूसरे स्टेट के तमाम लोगों को बुलाकर किस तरह से उन्होंने तमिलनाडु में मीटिंग की थी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू या उनकी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि परिसीमन जो है, डिलिमिटेशन, जो कि अभी आपको पता ही है कि ये कह दिया गया है कि जनगणना कराई जाएगी और उसके बाद जो है वो परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है। लेकिन उससे पहले ही अड़ंगा अड़ा दिया है चंद्रबाबू नायडू ने, सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ये भयावह योजना है, इसको फ्रीज कर देना चाहिए, यानी कि इसको रोक देना चाहिए, इसको फ्रीज कर देना चाहिए। ये भयावह योजना है, ये कहना है चंद्रबाबू नायडू का, क्योंकि उनको सीधे तौर पर यह कहना है कि ये एक तरह से सजा है उन सदर्न स्टेट के लिए जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर जिन्होंने काम किया, उनको सजा मिल रही है, और जिन राज्यों ने काम नहीं किया उनको इसका इनाम दिया जा रहा है। आपको ये पता ही होगा कि जो नई पार्लियामेंट बनी है, कोविड में भी उसका काम नहीं रुका था, और ये एक ऐसी योजना मानी जाती है, आरएसएस और बीजेपी की हम की बात करें, इस तरह की योजना ही मानी जाती है जो बेहद खतरनाक है, खासतौर पर सदर्न स्टेट के लिए। जो सदर्न स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका इल्जाम है कि उत्तर भारत में की सीटें बढ़ाकर दक्षिण भारत की सीटें कम करने के लिए ये परिसीमन का पूरा जाल बिछाया जा रहा है। जहां आप 543 सीटें हैं लोकसभा की, उसको बढ़ाकर 848 तक किया जा सकता है, इसीलिए ये बड़ा पार्लियामेंट बनाया गया। अब आप ये सोचिए कि सदर्न स्टेट में कर्नाटक के अलावा कहीं कमल नहीं खिल सका था, और वहां पर भी अब कांग्रेस की सरकार है, और लगातार आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस लगातार अपनी कोशिशों में है कि साउथ इंडिया में भी वो अपने दक्षिण भारत में भी अपने पैर जमाएं, लेकिन वहां पर वो जमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पे लिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि नॉर्थ में जहां पहले से ही बीजेपी सैचुरेशन पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब और कोई बहुत गुंजाइश नहीं है कि इसमें वो और ज्यादा सीटें हासिल कर सके, तो अब उसकी निगाह ये है कि वो सदर्न इंडिया की सीटों को कम करके वो नॉर्थ में सीटें बढ़ाए लोकसभा की, जिससे वो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की अहमियत को बहुत कम कर दे और वो नॉर्थ इंडिया के भरोसे ही अपनी सरकार बना ले। यानी कि ये प्लान वो है 2029 के लिए, क्योंकि 2027 में जनगणना हो सकती है, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण काम होने हैं, जिसमें जातिगत जनगणना की बात की गई है। लेकिन ये बात अब चंद्रबाबू नायडू अगर कहते हुए नजर आ रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रबाबू नायडू ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम 2029 में भी हम मोदी का, यानी कि बीजेपी का, एनडीए का हम साथ दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की कंडीशन यहाँ पर एक तरह से रखती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, जो कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के साथ ही होगा, वो अपने पुत्र की ताजपोशी करना चाहते हैं। और उनको सीधे तौर पर ये लग रहा है कि अगर ये डिलिमिटेशन हुआ और इसी तरह से हुआ जैसे बीजेपी प्लान कर रही है, तो उनको राजनीतिक भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये डिलिमिटेशन करना है तो आप करिए, लेकिन इस शर्त पर या इस कीमत पर मत करिए कि साउथ इंडिया की सीटें कम हो जाएं। उन्होंने तो यहाँ तक आगे कहा है कि पॉपुलेशन को किस तरह से आंध्र प्रदेश के खासतौर पर बढ़ाने के लिए उन्होंने एनकरेज किया है महिलाओं को कि वो जितनी चाहे मैटरनिटी लीव जो है वो ले सकती हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की पॉपुलेशन लगातार घट रही है, ये कई रिपोर्ट्स अब तक बता चुकी हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि वो खबर तो आपने देखी होगी, जब प्रधानमंत्री हंसी ठहाके लगाते हुए जो प्रतिनिधिमंडल लौट कर आए हैं अलग अलग देशों में जाके, उनसे वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है।
26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान पहलगाम में चली गई, 16 से इसके करीब लोगों की जान जो है वो क्रॉस फायरिंग में चली गई। और अब आप ये देखिए कि डिनर हो रहा है, हंसी ठहाके हो रहे हैं, वहां पर दूसरे देशों में गाने गाए जा रहे थे और यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी हो रही है और ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस सब से हासिल क्या हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि हर मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है और अब अपने ही वो दो बैसाखियों में से एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू वो आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार का तो हाल आपने देखा ही है कि वो किस मुहाने पर खड़े हुए हैं। और अगर बिहार में भी इंडिया की सरकार अगर बन जाती है, जिसके पूरे के पूरे आसार हैं राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से लेकर, और ये जो नया सर्वे जो ये बताता है, तो फिर बिहार के इलेक्शन के बाद पूरे देश की राजनीति एक बड़ी करवट ले सकती है, साफ तौर पर पता चल रहा है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ दो खास मेहमानों को देख सकते हैं। ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। ओमकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो तथ्यों पर आधारित लगातार अपनी बातों को रखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत ओमकारेश्वर जी मैं आपसे भी करना चाहूंगी और सबसे पहले बात मैं उस सर्वे की करना चाहूंगी जो बिहार को लेकर आया है, जो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को बताता है और नरेंद्र मोदी की गिरती पॉपुलैरिटी को दिखाता है, और खासतौर पर युवाओं के बीच। और दूसरा जो सीटों को लेकर आया है, और खासतौर पर बात यह है कि ये आया किया तो ये सर्वे गया है पहलगाम से पहले, और लेकिन उसके बाद तक इसको कंटिन्यू रखा गया है। कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वैसे तो हम आमतौर पर सर्वे पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं वो सरकार के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके प्रोजेक्ट लेती हैं और उसके आधार पर वो अपना वो करती हैं। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, बिहार में तो जाहिर है कि इस समय बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है। बावजूद इसके अगर वो राहुल गांधी को नंबर 1 बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जमीन पे उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी कम हुई है, वो भी पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जबकि वो ड्रेस पहन के बाकायदा हेलमेट लेके एयरफोर्स का, और वो उनके पोस्टर्स लगते हैं। घर घर सिंदूर भेजने की बात हुई, बाद में बीजेपी उससे पीछे हट गई जब उसको लगा कि ये तो बाउंस कर रहा है। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी जमीन पे दिखाई देते हैं कि उनको ज्यादा सर्वे में वो पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो ये एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि लगातार उन्होंने बिहार में दौरे किए हैं और लोग देख भी रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के अलावा पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर निगाह रखता है, पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको भी देख के वो अपनी इमेज, अपने दिमाग में कोई छवि निर्माण करता है। तो राहुल गांधी के जो काम देश भर में हैं, जिस तरह से वो पूरे देश में हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, पहलगाम के बाद भी एक तो उन्होंने पूरी तरह से सरकार का समर्थन किया, सरकार की हर कार्रवाई में बिना आलोचना के, बिना सवाल के समर्थन किया, उसको भी लोगों ने पॉजिटिव तरीके से देखा है कि पहली बार विपक्ष का यह जो चेहरा नजर आया है, जिसपे बार बार आरोप लगता था कि ये सरकार को काम नहीं करने देते, ये विपक्ष जो है वो पाकिस्तान के साथ उसकी भाषा में बोलता है, सवाल करता है, हालांकि ये सब गलत है, ये सेना के पीछे छुपने वाली बातें हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कोई मौका नहीं दिया, साफ साफ कह दिया कि आपको जो मर्जी आए करिए, जो भी करेंगे हम आपके साथ होंगे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात हुई थी, मीटिंग बुलाई गई, उसको प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस नहीं किया, उसको रक्षा मंत्री एड्रेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर अचानक उसको सीज फायर कर दिया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। भाई यही पार्टी है जो कहा करती थी पिछले 30 साल 40 साल से कि पीओके क्यों नहीं लाए, पीओके क्यों नहीं लाए, बाल्टिस्तान उधर उसको क्यों नहीं अलग किया। तो भाई अब तो आपके पास मौका है, अब तो आप पावर में हैं और सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, तो ले आना चाहिए था। और जैसा कि हमारी सेनाएं जिस तरह से वहां पर सीधे हमले कर रही थी, कई सारे एयर बेसेस उड़ा चुकी
चुकी थी, तो अब तो घुटनों पे पाकिस्तान के आने की बात थी। तो पाकिस्तान घुटनों पे आए इससे पहले ही उसने सिर्फ एक फोन किया और आपने युद्ध विराम करने की घोषणा कर दी, और वो भी आपने नहीं किया। युद्ध विराम करने की घोषणा अमेरिका से, वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। आपकी घोषणा से एक डेढ़ घंटे पहले उनका ट्वीट आ जाता है, और ये एक बार नहीं आता, 14 बार आता है। तो ये देख के लोग बहुत दुखी हुए हैं। भारत के लोगों को इस बहुत उम्मीद थी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो इस बार तो ऐसा कुछ मिरेकल करेंगे ही, जैसा वो कहते रहे हैं। तो आपने जो कुछ किया, अभी हाल में आप देखिए ना, संघ का, आरएसएस का द्वितीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। उसके समापन के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी बोले हैं। तो उन्होंने कई जो बातें कही, सेना की प्रशंसा की, जाहिर है ये भी कहा कि सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है ये ऑपरेशन सिंदूर। वो भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया, सीज फायर का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। आश्चर्यजनक है कि जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का संघ, उसने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, अपने ही प्रधानमंत्री का। उसने ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम नहीं लिया और सीज फायर का भी नाम लिया नहीं लिया। और अंत में ये सवाल उठाया कि आखिर इससे हुआ क्या? इससे तो कुछ डिसीजन तो हुआ नहीं। आप भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जारी है का क्या मतलब? देश को हमने युद्ध में झोंक दिया है। जारी तो तब से है जब से 47 48 से, जब उसने अपने लड़ाके भेजे थे और आधे पीओके पर उसने कब्जा कर लिया था। ये लड़ाई तो तब से चल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो आधी अधूरी लड़ाई को ही कहा जाता है ना, कि लाइन ऑफ कंट्रोल है ये, मतलब जहां जिसका कंट्रोल है वहां बना रहे। इस बार बहुत दुखद स्थितियां हुई हैं। न सिर्फ युद्ध को असमय अमेरिका के हस्तक्षेप से रोका गया है, और अमेरिका 14 बार कह चुका, अपने कोर्ट में कह चुका। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में भी ये बात कही। अब पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके 5-6 प्लेन गिरे हैं, उसको भी नकारते हुए जो हमारे सीडीएस हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया एक तरह से सिंगापुर में विदेशी मीडिया से बातचीत में, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने गिरे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों गिरे हैं। जाहिर है गिरे हैं, और गिरे हैं तो शर्म की कोई बात नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं। युद्ध में, लड़ाई में कभी जीत कभी हार, कभी हम जीतते हैं कभी हम हारते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, उसके विमान गिरते हैं तो बताता है, और रूस जैसा बड़ा देश, उसके भी अगर विमानों को उड़ाया जाता है तो वो बताता है कि हमारे विमान उड़ा दिए गए। इसमें छुपने छुपाने जैसी कोई बात नहीं थी। सीडीएस ने कंफर्म किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बात बोल रहे हैं वो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि नहीं साहब, आपकी मध्यस्थता से नहीं, हमने आपसी बातचीत से। 75 साल से जो मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय था, और भारत ने शिमला समझौते से पाकिस्तान को बांध रखा था कि ये जब भी होगा वो बाइलेटरल टॉक से होगा, आपने उसको ट्राइलेटरल बल जाने दिया। और वो ट्राइलेटरल अगर नहीं है तो आप उसको कह नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी दुखद है। तो इससे लोकप्रियता में भारी कमी आई है। आपकी कथनी में और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। जो पुरानी छोटी छोटी बातें जो रह गई, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात हो, काला धन लाने की बात हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, सबको पक्का घर देने की बात हो, 2022 तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हो, या फिर आपका ये जो बुलेट ट्रेन 2023-24 तक ही लाने, बहुत सारे मसलों पे भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई है। और शायद ही ऐसा मसला बचता हो जिसमें वो उन्होंने जो कहा हो वो किया हो। हाँ, कहा है तो किया है, राम मंदिर बनाया है, 370 हटाया, 370 हटाने के बाद तो ये भी कहा था ना कि वहां से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहां खत्म हुआ? जब डिमोनेटाइजेशन किया था तब भी यही कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा, आतंकियों की कमर टूट जाएगी। कहां कुछ खत्म हुआ? तो हुआ कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जाहिर है लोकप्रियता में कमी आएगी। एनडीए का ये तीसरा शासन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है, उसके 1 साल पूरे हो चुके हैं और उनके पास गिनवाने को कुछ नहीं है। तो बिहार चुनाव में अगर
लोकप्रियता में उनकी भारी कमी नजर आ रही है। ये मत समझिए कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। बिहार तो एक तरह से एक टेस्ट करने का एक प्लेस है, एक वाटर टेस्ट की आप यहाँ कौन लोकप्रिय, जो बिहार और यूपी में लोकप्रिय होगा प्रधानमंत्री अगला वही बनेगा, ये तय जानिए। जी जी, सबसे आखिर में आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश में पॉपुलर होगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। और ये साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि पॉपुलैरिटी आप ये देखिए कि बिहार जैसे राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं, वो भी पहलगांव ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और डबल इंजन की सरकार है, वहां तमाम तरह के अरेंजमेंट्स उनको लेकर किए गए होंगे। अगर 8-10 मिनट तक वो अपनी गाड़ी से ना निकल पाए रोड शो में, तो आप सोचिए कि उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में किस कदर कमी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं तक को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वहां पर एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये साफ तौर पर बताता है कि पर्दा जो है वो पूरी तरीके से उठ गया है, शायद बहुत पहले उठ गया था, लेकिन जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो मिली भगत चल रही है, जिसके लगातार सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी ने लेख लिखा है, वो नींव है, वो महत्वपूर्ण बातें कहता है कि कैसे हर इलेक्शन को जो है वो एक तरह से हड़पा जा रहा है और जनादेश की लूट की जा रही है। और यही वजह है कि बिहार से पहले ये महत्वपूर्ण बातें अब विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन आपके पास मैं आना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, इस जो सर्वे है इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया तो चाहूंगी ही कि आप वो प्रतिक्रिया दें कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर 44% से ज्यादा अगर अगर परसेंटेज जो है वोटर्स का वो अगर इंडिया की तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चंक है, यानी कि आप लगभग इसको आधा समझ लीजिए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दबे अल्फाज में बहुत सारी चीजों को कहते रहे, लेकिन अब वो खुलकर एक बाकायदा तौर पर एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उस इंटरव्यू में इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए वो ये बता रहे हैं मोदी जी को एक तरह से कि अगर आपने ये किया मोदी जी तो ठीक नहीं होगा। यानी कि क्या आपको लगता है कि बिहार के बाद ये अगर ये एनडीए हारता है तो ये दोनों बैसाखियां जो हैं ये बहुत कुछ कमाल कर सकती हैं और बिहार के बाद बहुत कुछ पलट सकता है? और नायडू की ये टिप्पणी, ये कहना कि ये भयावह है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? जी नायडू जी और बिहार दोनों चीज हमें पता है राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी नायडू जी के समर्थन से ही वो चली थी और नीतीश कुमार के ही समर्थन से चली थी। हमें पता है वाजपेयी जी की पहली बार सरकार 13 दिन की बनी थी तो कोई समर्थन नहीं मिला था, लेकिन अगले बार जब उनकी 13 महीने की सरकार बनी तो सबसे पहले समर्थन देने वालों में से चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार ही थे। तो भारत की राजनीति में आंध्र प्रदेश और बिहार का बहुत महत्व है। और ये जो आपका सर्वे बता रहा है बिहार में कि एनडीए पिछड़ रहा है और इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है, उसका सीधा सीधा तथ्यात्मक आकलन ये है कि पिछले 5 साल में भारत में करीब करीब 5 करोड़ लोगों के 5 करोड़ परिवारों की कमाई में कमी आई है। ये एक तथ्य है, कोई भी तथ्य इस तथ्य को आप अपने किसी भी व्हाट्सएप में भी जो मेटा एआई है आप रिसर्च करके कोई भी देख सकता है कि पिछले 5 साल में भारत में 5 करोड़ लोगों के 5 करोड़ घरों की औसत कमाई जो है महीने में जो उनका इनकम है वो घटा है। दूसरी तरफ एक बहुत मजेदार तथ्य है कि भारत में 2024 में जो चुनाव हुए थे जिसमें कि भाजपा को 240 सीट आई थी, एनडीए की सरकार बनी थी, तो कुल मिला के एनडीए को 31 करोड़ वोट मिले थे 2024 में। और भारत में कुल मिला के 30 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनके पास किसी तरह का वाहन अपना है, चाहे वो कार हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो। तो बड़ा मजेदार ये तथ्य है कि भारत में वाहन मालिकों की संख्या 31 करोड़ है, 30 करोड़ है, और एनडीए को जो वोट है वो 30 करोड़ है। मतलब दोनों की संख्या बहुत निकट की संख्या है। और 2024 में एनडीए के अलावा जो इंडिया गठबंधन था, मतलब इंडिया गठबंधन था, कई जगहों पे गठबंधन नहीं भी था लेकिन वहां पर बीजेपी के विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे थे, तो 35 करोड़ वोट जो पड़े थे वो एनडीए के विपक्ष में पड़े थे। मतलब 2024 में 30 करोड़ वोट एनडीए के पक्ष में पड़े थे, 35 करोड़ वोट एनडीए के विपक्ष में पड़े थे।
और भारत में 31 करोड़ लोगों के पास ही अपना वाहन है। इसका मतलब ये कहने का पूरा मतलब ये तथ्य है कि किसी के पास अगर अपना वाहन होता है तो किसी के पास एक गाड़ी आ जाती है तो व्यक्ति थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है, आर्थिक रूप से उसके कमाई के साधन बढ़ जाते हैं, सरकार के ऊपर उसकी निर्भरता कम हो जाती है, सड़क छोड़ के वो सरकार के ऊपर निर्भरता कम रहती है। ऐसे में वो भाजपा के प्रचार तंत्र से ज्यादा प्रभावित होने की संभावना अधिक हो जाती है, सरकार पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन सरकार पर निर्भरता, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, अगर 30 करोड़ लोगों के पास अगर गाड़ी है भी तो 110 करोड़ लोगों के पास तो गाड़ी नहीं है, तो उनकी सरकार के ऊपर जो निर्भरता होती है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, ये सब ज्यादा होती है। और पिछले 5 साल में 5 करोड़ लोगों की कमाई घटी है। तो स्वाभाविक है कि भाजपा की जो आर्थिक नीतियां हैं वो लोगों को गरीब से गरीबतर बनाते जा रही हैं, और इसीलिए भाजपा के बारे में लोगों में एक गुस्सा है। इसीलिए 2024 में भी वो 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन 240 पर आके अटक गए। इस बार भी लग रहा है कि बिहार में यही होगा। हाँ, बशर्ते इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से चुनाव का धांधली हुआ था, चुनाव की चोरी हुई थी, आप वोटरों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे थे, भाजपा के अगर अलग जो कि गैर भाजपा के वोटर हैं उनका नाम कटवा रहे थे, चुनाव होने के बाद वोटरों की संख्या बढ़ा रहे थे, वो सब अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 से ही भाजपा और भाजपा की सरकार की लोकप्रियता में बहुत तेज गति से कमी आ रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से इस देश में लोग पहले जो गरीब थे वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको जो सर्वे आया था। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब लग रहा है कि ये जो बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू जी की, ये बैसाखी अब डामाडोल हो रही है, क्योंकि सीधा सा एक नियम होता है, कोई किसी से दोस्ती बाद में करता है, सबसे पहले अपने अस्तित्व को देखता है। तो जो भाजपा ये जो परिसीमन की बात कर रही है लोकसभा की, तो वो उसमें संख्या पर बहुत जोर दे रही है। हमें पता है कि भाजपा संख्या का खेल बहुत ज्यादा खेलती है, लेकिन वो कह रही है कि पॉपुलेशन के आधार पे वोट मतलब परिसीमन वगैरह होगा। तो 2-3 चीजें मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला ये कि भारत के संविधान की धारा 1 भारत को जब परिभाषित करता है कि भारत क्या है, तो वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत बनता ही है राज्यों से। और राज्य कैसे बने हैं? राज्य बने हैं भाषाई आधार पे। अलग राज्य है, कन्नड़ की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है, तमिल भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है, बंगाल की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है, पंजाब की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है, असम की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है, गुजरातियों की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है। तो भारत में राज्य बने हैं भाषा के आधार पर, और भारत की परिभाषा, भारत की संविधान की पहली धारा राज्यों के संघ के रूप में होती है। मतलब राज्य प्रमुख है और भारत का जो केंद्र सरकार है वो बाद में आती है, राज्य मिलके केंद्र बनते हैं। तो सबसे पहली बात यह है। दूसरा, भाजपा बार बार मैथमेटिक्स बोलती है कि पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होगा। तो जनसंख्या के आधार पे कभी भी परिसीमन नहीं होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के बीच में एक तिहाड़ जेल है, उसमें 20,000 लोग रहते हैं। वो 20,000 लोग भी भारत की जनसंख्या में तो आते हैं, लेकिन एक भी उसमें वोट नहीं डालता, क्योंकि वो वोट डाल नहीं सकता। तो कभी भी जो परिसीमन होता है वो जनसंख्या के आधार पे नहीं होता है, वो अलग अलग चीजों के कारण होता है, जिसमें कि क्या कहते हैं, जनसंख्या के आवंटन होता है, कई बार भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर। उदाहरण के लिए भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप में आता है, जिसमें कि 50,000 से कम वोटर हैं। मतलब 50,000 वोटर मिलके एक लोकसभा का चुनाव करते हैं। और दक्षिण भारत में ही लक्षद्वीप से ज्यादा दूर नहीं है, एक आंध्र प्रदेश में मलकागिरी नाम की एक लोकसभा सीट है, वहां पर 30 लाख लोग एक एमपी को चुनते हैं। मतलब सोचिए, कहां पर 50,000 आदमी में एक एमपी चुना जाता है और कहां पर 30 लाख लोगों में एक एमपी चुना जाता है। अगर संख्या के आधार पर कीजिए तब तो लक्षद्वीप के 60 लोकसभा सीट हो जाने चाहिए सिर्फ एक मलकागिरी नाम के सीट से। तो सबसे पहले ये जो भाजपा या भाजपा का इकोसिस्टम लोगों को कहता है कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होता। मैंने 2 उदाहरण दे दिए। तिहाड़ जेल है तो उसकी जनसंख्या में तो गिनती होती है, लेकिन वो वोटरों में गिनती नहीं होती। और जनसंख्या के आधार पर ही अगर परिसीमन होता तो लक्षद्वीप में 50,000 वोटर पर एक लोकसभा और मलकागिरी नाम के एक सीट पर 30 लाख लोगों पर एक लोकसभा क्यों होती?
तो इसका मतलब ही है कि लोकसभा का जो परिसीमन होता है वो भाषा, संस्कृति, भूगोल इन सब चीजों को मिला के होता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 कपड़ा सुखाने में 20 मिनट लगा तो 4 कपड़ा सुखाने में 40 मिनट नहीं लगता है। 4 कपड़ा भी 20 ही मिनट में सूख जाता है क्योंकि आप साथ में सुखाते हैं। तो चुनाव होता यह है कि इसको आप ऐसा समझिए कि कहीं पर भी कोई भी परिसीमन जब होता है, इसको साधारण भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें तो घर में मेरी माँ है, हम लोग 5 लोग खाना खाते हैं। वो जब खाना बनाती है तो उनको पता है कि कौन बेटा चावल में दाल ज्यादा खाता है, कौन बेटा दाल में चावल कम खाता है। उस हिसाब से, उस अनुपात से वो खाना ऐसा बनाती है कि हर व्यक्ति को, घर के 5 लोगों को पेट भर के खाना भी मिले, संतुष्टि भी हो और खाना बनाने के बाद रात में कोई खाना बर्बाद नहीं जाए। ये मेरी माँ ये नहीं कहती कि सभी 5 लोगों को एक एक ही कटोरी तुमको दाल दिया जाएगा। किसी को थोड़ा दाल ज्यादा खाना है, किसी को दाल थोड़ा कम खाना है। तो होगा ये कि उदाहरण के लिए तमिलनाडु में आज 39 लोकसभा की सीटें हैं और कुल भारत का 7% अनुपात है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और कुल भारत का 15% अनुपात है। अब उत्तर प्रदेश को जो 80 सीटें मिली हुई है, तमिलनाडु को आज के तारीख में उससे कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब तमिलनाडु को खुद 7% सीटें हैं और उत्तर प्रदेश को 15% सीटें हैं और तमिलनाडु को आज वो मान्य है। तो आगे आप कुछ भी परिसीमन कीजिए, सीटों की संख्या कितनी भी कीजिए, सीटों की संख्या बढ़ाइए या घटाइए, अनुपात कम नहीं हो सकता। मतलब ये कि नया परिसीमन आप अगर करने जाएंगे तो उस परिसीमन में तमिलनाडु को न तो 39 से एक भी सीट कम हो सकती है और न ही 7% से, कुल जो आपकी लोकसभा होगी उस अनुपात में 7% से कम हो सकती है। क्योंकि लोकतंत्र होता ही है लोक का तंत्र, न कि लोगों को कंट्रोल करने का तंत्र। मतलब ये कि लोकसभा का जो नया परिसीमन होगा वो तभी होगा जब उसमें लोक की सहमति होगी। बीजेपी कोई मैथमेटिक्स बोलना शुरू करेगी या बीजेपी के इकोसिस्टम कोई मैथमेटिक्स समझाने जाएगा तो मैथमेटिक्स के आधार पे लोकसभा का परिसीमन आज भी नहीं है तो आने वाले समय में कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से लोकसभा का इसी बात को चंद्रबाबू नायडू उठा रहे हैं कि परिसीमन एक ऐसी चीज है, लोकसभा की परिसीमन, जिसमें कि 1951 के बाद से अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। वो हाथ इसीलिए नहीं लगाया गया क्योंकि आज उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीटें हैं लेकिन तमिलनाडु को उससे कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं उसका, वहां पर भारत के जनसंख्या में उनका अनुपात 16% है, लेकिन जीडीपी में वो 26% भारत के लिए अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कल को तो तमिलनाडु कहेगा और कर्नाटक बोलेगा कि हम तो भारत के लिए ज्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं तो मेरा सीट कम कैसे करोगे। तो ये जो तर्क है ना, भाजपा का ये तर्क है कि पॉपुलेशन के आधार पर होगा या जनसंख्या के आधार पर होगा। ये वैसा मैथमेटिक्स है कि 2 कपड़ा सुखाने में 20 मिनट लगता है तो 4 कपड़ा सुखाने में 40 मिनट लगेगा। 40 मिनट नहीं लगता है, चारों कपड़ा साथ में सुखाओ तो 20 मिनट में ही सूख जाता है। तो ये मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, ये एक ऐसा खेल है कि भारत राज्यों का संघ है। एक राज्य को कुछ कम है या ज्यादा है लेकिन वो अभी उससे संतुष्ट है, दूसरे राज्य को हो सकता है उससे ज्यादा मिला हुआ है लेकिन जो छोटे राज्य को उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो आज तमिलनाडु को 39 सीट और 7% लोकसभा के अनुपात में कोई आपत्ति नहीं है। उसको इससे भी आपत्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं और 15% उसका अनुपात है। लेकिन ये अनुपात अगर घटाने की कोशिश होगी या ये सीटों की संख्या घटाने की कोशिश होगी तब तमिलनाडु नहीं, मैं कहता हूं सिर्फ तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, बंगाल हो, ये सब राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1971 में भारत सरकार ने जब पहली बार ये क्या परिवार नियोजन लाया था तो इन सब राज्यों ने परिवार नियोजन को इतने अच्छे से अपने यहां लागू किया कि इन सब राज्यों में जो जनसंख्या का विस्फोट था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो आप किसी राज्य ने भारत सरकार के ही लाए हुए किसी नियम के अंतर्गत, अच्छा ये जो जनसंख्या का परिवार नियोजन का नियम था ये कोई राज्यों ने अपने इच्छा से नहीं लाया था। हमको पता है 1970 के आसपास में भारत में जनसंख्या ज्यादा हो रही थी, हम दो हमारे दो करके एक नारा चला था, वो तो भारत सरकार का ही नारा था। अब कर्नाटक पूछेगा, तमिलनाडु पूछेगा
कि भारत सरकार ने कोई एक स्कीम लाई थी, हमने उस स्कीम को अच्छे से लागू किया, उसके चलते हमारे यहाँ जनसंख्या कम हुई, हम ज्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं, इसके बदले तुम मेरा लोकसभा सीट भी कम कर दोगे और अनुपात भी कम कर दोगे। इसका मतलब जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है मास्टर जी उसी को छड़ी मारेंगे क्या? अच्छे पढ़ने वाले को तो मास्टर जी छड़ी नहीं मार सकते। तो चंद्रबाबू नायडू जी। इसी बात को कह रहे हैं और वो भारत के भाजपा सरकार को एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये चीज एक मधुमक्खी का छत्ता जैसा है, इस चीज में बहुत सारी जटिलताएं हैं, ये मैथमेटिक्स 2 और 2 4 जैसा नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आप इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को हाथ लगाना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाने जैसा है और भारत के संविधान की धारा 1 का सीधा सीधा वो उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि भारत की संविधान की धारा 1 कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। आप राज्यों को कमजोर करके भारत को मजबूत नहीं कर सकते हैं, राज्य ही देश बनाता, सभी राज्य मिलकर ही भारत बनता है। आप देश को मजबूत करने के चक्कर में राज्यों को कमजोर नहीं कर सकते। अगर किसी राज्य में नए परिसीमन के चलते लोकसभा की सीटें घट गई या कुल लोकसभा में उसकी जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन का अनुपात अगर घट गया तो इसका मतलब तो वो राज्य कमजोर हो गया, तो वो तो भारत के संविधान की धारा 1 का उल्लंघन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं वो घुमा फिरा के एक चेतावनी दे रहे हैं मोदी सरकार को कि ये जो परिसीमन का जो खेल वो खेल रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन और ये सब जो करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सा इन्होंने लोकसभा बनाया है जिसमें 800 लोगों को बिठाने का व्यवस्था है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर दक्षिण भारतीय राज्यों को, और सिर्फ इसमें दक्षिण भारतीय राज्य नहीं आएंगे, इसमें पंजाब भी आ जाएगा, इसमें असम भी आ जाएगा, इसमें बंगाल भी आ जाएगा, जिन जिन राज्यों ने पिछले 40 साल में जनसंख्या नियंत्रण किया है उनको आप सजा नहीं दे सकते। अगर कोई भी योजना के अंतर्गत उनको सजा होगी, लोकसभा में उनका सीटों का अनुपात गिरेगा या लोकसभा के सीटों की संख्या घटेगी उनकी, तो वो इस चीज को मंजूर नहीं करेंगे। यही बात चंद्रबाबू नायडू समझा रहे हैं और मेरे ख्याल से भाजपा को अब समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि वो उनके बहुत महत्वपूर्ण बैसाखी भी है। सही बात है एकदम। वो बहुत महत्वपूर्ण बैसाखी है और दोनों ही नीतीश कुमार और नायडू, और नीतीश कुमार का क्या होगा वो तो कुछ महीनों बाद पता चल जाएगा, और उनको उनकी पार्टी को तोड़ना या उनके सांसदों को अपनी तरफ लाना, ये तमाम खेल तो अंदर खाने चल ही रहा है और वो साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी कंट्रोल कर रही है पार्टी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ अभी ऐसा नहीं है। अभी आंध्र प्रदेश में सरकार बनी है, बीजेपी का बहुत ज्यादा स्टेक वहां पर नहीं है, साथ में मिलकर सरकार जरूर है क्योंकि केंद्र में वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ओमकारेश्वर जी, कितना खतरनाक आप इसको मानते हैं? बीजेपी का जो खेल है, जिस महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने इस नई पार्लियामेंट को बनाया, जिसका काम कोरोना में भी नहीं उन्होंने बंद किया, 848 सीटें कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद हो सकती हैं, ये एक तरह का एक नंबर दिया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो जिस तरह की चेतावनी दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उससे क्या कोई सीख मिलेगी या आपको लगता है ये डिले हो सकता है, ठंडे बस्ते में जा सकता है, या 2029 से पहले ऐसा होना ही है, तभी जो सपना है आरएसएस का और बीजेपी का वो साकार हो पाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परिसीमन का मसला, जो कि एक राजनीतिक मसला है, जो भाषा से जुड़ता है, जब क्षेत्रीय अस्मिता से के सवाल से जुड़ता है और क्षेत्रीय संस्कृति के सवाल से जुड़ जाता है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये राष्ट्र की एकता के लिए एक चुनौती बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1980 के दशक में सोवियत संघ, जो मौजूदा अमेरिका से 8 गुना बड़ा था, साइज उसका इतना बड़ा था, और वहां भी 100 से ज्यादा विभिन्न जातियों के, धर्मों के, क्षेत्रों के अलग लोग रहते थे। स्टडी करना चाहिए कि सोवियत संघ टूटा क्यों था। वो इन्हीं सब छोटे छोटे कारणों से, जब वो बड़े हो गए कारण, तब वो टूटा था। हमारा देश आज एकजुट है, पूर्वोत्तर से लेके दक्षिण तक और गोवा से लेके गुजरात और कश्मीर तक, तो सिर्फ इसलिए कि इस देश में सेक्युलरिज्म है, इस देश में सबको अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई आजादी है।
अपने तरह से जीने का, उनकी पहचान को रखते हुए अगर उस पर कहीं खतरा आता है तो इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं मानना चाहिए। इसलिए दक्षिण भारत से जो यह आवाज उठी है, जिसको स्टालिन ने उठाया है तमिलनाडु से, जिसमें 8 राज्यों को उन्होंने एकजुट करने की कोशिश की, ये सिर्फ सीमांकन का मुद्दा नहीं है। सीमांकन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश में 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका। 1952 में हुआ, 1973 में हुए, उसमें 62 में हुआ, 1973 में हुआ और उसके आगे भी हुआ। लेकिन अधिकांश बार इसमें उत्तर भारत के राज्यों को फायदा मिला। जाहिर है फायदा क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है। अब पॉपुलेशन बढ़ाने वाले राज्यों को इसलिए फायदा मिले, इसलिए ज्यादा सीटें मिले क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाया है, और जिन्होंने भारत सरकार के नारे के मुताबिक पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाया, वहां पर उनको इसकी सजा मिले, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाए, ये कोई भी नहीं चाहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 1976 के बाद से एक तरह से इस पे रोक लगी हुई है। इसको परिसीमन में सीटों को बढ़ाने पे 2002 तक की रोक लगी थी। उसके बाद भी क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मौजूदा स्थिति है उस यथा स्थिति को तो सबने स्वीकार कर रखा है, वो भी असंतुलित है। ये ठीक है कि पॉपुलेशन के आधार पर अगर आज भी करना चाहें तो फिर उत्तर भारत को और भी ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। 25 लाख पर एक एक सीट है, वहां 15 लाख पर एक एक लोकसभा सीटें हैं। ये है, लेकिन कम से कम फिलहाल शांति है और फिलहाल एक तरह से यथास्थिति बरकरार है, सब लोगों ने मान रखा है। आप फिर से इस बर्रे के छत्ते में हाथ डालेंगे तो नए सिरे से फिर आंदोलन शुरू होंगे। ये वैसे ही होगा जैसे आपने मणिपुर को जाके छेड़ दिया, मणिपुर की शांति को आपने छेड़ दिया। अब 2-2.5 साल से आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह से आप इसको छेड़ देंगे अपने सोच के लिए कि हम तो ऐसे 800 सीटों वाला हमने नया पार्लियामेंट बनाया है और इसमें लोगों को बिठाने हैं। आपकी सोच कुछ भी हो सकता है कि एक समय के हिसाब से उस सोच में ठीक हो, लेकिन इस वक्त उसको छेड़ना मुझे लगता है कि एनडीए सरकार को भी नुकसान पहुंचाएगा और एक तरह से एक नया मसला देश के सामने खड़ा हो जा सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं। उनकी संवेदनशीलता को उत्तर भारत समझता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है। राजनीतिक दलों को भी ये सोचना चाहिए कि इसका रास्ता एनडीए का घटक दल है ना, चंद्रबाबू नायडू। अगर चंद्रबाबू नायडू जो ज्यादातर मसलों पे चुप रहते हैं, हाल के किसी भी महत्वपूर्ण मसले पे उन्होंने एनडीए के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि उनके साथ खड़े नजर आए, चाहे वक्त का मुद्दा ही क्यों ना हो, सभी मसलों पे उनके साथ खड़े हुए। लेकिन इस मुद्दे पे अगर वो साथ खड़े होते हैं तो समूचे दक्षिण के राज्यों से ही न सिर्फ कट जाएंगे, बल्कि फ्यूचर में भी उनके जो बीच बीच में वो पीएम के कैंडिडेट बनते हैं, कभी यूएफ की तरफ से, कभी एनडीए और कभी यूपीए के तरफ से भी वो चेहरा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है उसमें बड़ी दिक्कतें उनके सामने आने वाली हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के जो बाकी राज्य हैं उन्होंने इसको एक संवेदनशील मुद्दा बनाया है। और मुझे लगता है कि फिलहाल की स्थिति में जो वो कह रहे हैं कि भाई पहले के का जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे कर लीजिए, या किसी और कोई रास्ता निकालिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे कर लीजिए, कोई थर्ड रास्ता निकालिए, आप एकदम इसी जिद पे अड़ेंगे तो फिर दक्षिण भारत के लिए ये समस्या खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सोचती है, वो क्यों छेड़ रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में वैसे भी उसको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, बहुत ज्यादा उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। तमिलनाडु में तो बिल्कुल भी नहीं है, केरल में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे राज्यों में वो सोचते हैं कि मिले ना मिले, इस पे हम दक्षिण और हिंदी का, उत्तर का वो करेंगे और इसमें उत्तर भारत में हमको सीटें मिल जाएंगी। सो ये राजनीति, ये बांटने वाली राजनीति जो है राष्ट्र के लिए घातक है, और मुझे लगता है कि इसका नुकसान अल्टीमेटली बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और अल्टीमेटली बीजेपी को उठाना पड़ेगा। बीजेपी की सियासत ही एक है, सिर्फ फूट करो, राजनीति करो, बांटो, राजनीति करो, वो चाहे धर्मों में हो, वो चाहे साउथ और नॉर्थ में हो, वो कुकी मैती में हो, हिंदू मुसलमान में हो, नॉन जाट में हो, सिख नॉन सिख में हो। आप देखिए कि हर जगह जहां कहीं भी जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे बांटा जाए
और बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। और अब यहाँ पर भाषा के आधार पर आपने देखा कि किस तरह का तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हमें देखने के लिए मिली, लेकिन एम.के. स्टैलिन जो है जिस तरह से स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ सदन के तमाम राज्य भी उनके साथ हाथ उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी अगर उनके साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं कहूंगी, लेकिन उनकी बातों के साथ अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय जरूर है। बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है सिद्धार्थ जी, क्या आपको लग रहा है आने वाले बिहार इलेक्शन का रिजल्ट केंद्र की सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, उसको तय करेगी? जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि 2024 के चुनाव का जो क्या कहते हैं तथ्य हैं, उसकी जो संख्या है वही बता रहे थे कि भाजपा का फिसलन, भाजपा की ढलान शुरू हो गई है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इस चीज को भाजपा ने भी समझ लिया, इसीलिए उसके बाद जो चुनाव हुए थे, मतलब राज्य के चुनाव, जो चाहे वो महाराष्ट्र के हुए हों, हरियाणा के हुए हों, दिल्ली के हुए हों, उसमें उसने बहुत क्या कहते हैं माइक्रो लेवल पर जाके राजनीति की, वहां के क्षेत्रीय दलों को तोड़ा, उसके बाद चुनाव आयोग में धांधली हुई, वहां पे मतलब क्या कहते हैं वोटरों को बाहर निकालने से रोकने का काम हुआ, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई। तो ये सब चीजें जब इतनी ज्यादा अगर भाजपा कर रही है, इसका मतलब भाजपा को भी पता है कि उसकी लोकप्रियता घट रही है। अब खेल ये है कि लोकप्रियता के मामले में तो भाजपा स्पष्ट है कि 2024 चुनाव के बाद अयोध्या वो हार गई तो और क्या कहना है। तो चुनाव में लोकप्रियता तो उसकी कम हो ही चुकी है, और दक्षिण भारत में भी उनका कोई विशेष पहले भी पकड़ नहीं थी, अभी भी पकड़ नहीं है। खेल अब यह है कि क्या इंडिया गठबंधन इस आने वाले बिहार चुनाव में हरियाणा या दिल्ली या महाराष्ट्र की तरह चुनाव धांधली को रोक पाएगा। एक है कि चुनाव धांधली को उजागर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंपायर गलती किया, उसको आप उजागर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंपायर ने तो डिसीजन दे दिया। क्या आप अंपायर को गलती करने से रोक सकते हैं? क्या अंपायर जानबूझ के चाह के भी गलती नहीं कर पाए, इस तरह का दबाव ला सकते हैं? अगर चुनाव को इस तरह से दबाव में इंडिया गठबंधन आने वाले चुनावों में, खास करके सबसे पहले तो बिहार का चुनाव है, चुनाव आयोग के ऊपर, अंपायर के ऊपर इतना ज्यादा दबाव लाए कि किसी भी तरह की धांधली अगर नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि 2024 के बाद से जिस तरह का भाजपा का ढलान चल रहा है, इंडिया गठबंधन आराम से क्या कहते हैं बिहार का चुनाव जीत जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये बशर्ते तब होगा जब क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन जो अंपायर है उस पर इतना दबाव लाए कि वो किसी भी तरह की धांधली ना कर सके। इसमें धांधली को उजागर करने से कुछ नहीं होगा। कोई एक आपने क्या कहते हैं अखबार में आर्टिकल लिख दिया, वो केरल में भी लोगों ने पढ़ लिया, उनको बहुत अच्छा लगा, केरल में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये चीज जानकारी की नहीं है, ये चीज रोकथाम की है। मेरे ख्याल से जानकारी पूरे देश को है, अभी तक टीम इंडिया इसको रोक नहीं पाई है। आने वाले समय में उसको रोकने का कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको आने वाले वक्त में जरूर और एक करना पड़ेगा। और लगातार जो ये बात एक्सपर्ट्स भी कहते आए हैं कि ट्विटर पर लिखकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चिट्ठियां लिखकर, लेटर लिखकर, आर्टिकल लिखकर काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको जब तक जनता को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, कोई जन आंदोलन नहीं आप करेंगे, तब तक कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा दबाव बनेगा ये मुश्किल ही लगता है। और अब ये सीखने वाली बात इंडिया गठबंधन के लिए, जो लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन जीते हुए इलेक्शन वो लूज कर रहा है, अब आने वाले वक्त में तो कई महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उसको ये सीख देखने की जरूरत है। जनता तो बता रही है कि उसका रुझान किधर है, कि वो एनडीए से, मोदी सरकार से पस्त हो चुका है और वो नए ऑप्शन की तरफ जाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार हमारे जो और कार्यक्रम है उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस कार्यक्रम को भी शेयर करिए ताकि विचार लोगों तक पहुंचे। और आप 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में रोज की तरह। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से 5 बजे आप सबका रहेगा इंतजार। नमस्कार।